अगर हमारी एक कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। टफ को बना दूंगा इजी। जी हाँ गाइस, टफ को बना दूंगा इजी। आपको लगता है ये टफ चैप्टर है? ठीक है, आपको लगता है ना, मुझे नहीं लगता और आपके लिए भी अब नहीं लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि दिस इज़ द इजी चैप्टर, ये इजी चैप्टर है। जी हाँ गाइस, बस समझने की कंसेप्ट इज द पावर। जैसे कि आपको पता है कंसेप्ट आपका क्लियर है तो चैप्टर क्लियर है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपका डाउट कहीं ना कहीं तो आएगा। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल में एडुकेटेड में। आपका भाई गौरव यहाँ पे आपके सामने खड़ा है। आपको सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री और मैथ्स और साइंस एंड इंग्लिश के सारे लेक्चर्स, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मैथ्स की सीरीज़, आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ गाइस, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। और मेरा नाम है गौरव, आप सबको पता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, लैंड रिलीफ, इन सब के बारे में बताया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए यहाँ पे आपको सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, हर चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, कंसेप्ट्स मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगी, खड़े खड़े वीडियो आपके लिए हर रोज बना रहा हूँ। 20 मिनट की वीडियो आपको लगती है, 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन उसको बनाने में 1 घंटा लगता है। जी अगर 1 घंटा पूरा खड़े लेके बिना ब्रेक लेके आपके लिए वीडियो बनाता हो तो गाइस इस बात पर अपने भाई के लिए 1 लाइक तो कर दो यार, ठीक है, 1 लाइक कर दो बस, और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताते हो तो हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, एडुकेटिव्स वाईटी। ठीक है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी कंसेप्ट, डेफिनेशन, नोट्स आपको हर चैप्टर के मिलते रहेंगे। तो देखिए अभी तक हमने नेशनल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स, कंसेप्ट, डेफिनेशन अपलोड कर दी हैं। अब हम आगे करेंगे ज्योग्राफी के, सिविक्स को, और ऐसे ही आपको सारी मिल जाएंगी। और जैसे कि आपने देखी होगी हमारी 2 मंथ स्ट्रैटेजी की वीडियो, ठीक है, 2 मंथ स्ट्रैटेजी की वीडियो जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो को पहले देख लो पूरा, उसके बाद। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। ठीक है, वो क्या है वो अगर आपको बता दूंगा तो फिर सरप्राइज़ कैसा रहेगा। ठीक है, वो आपको वीडियो का लास्ट में ही मिलेगा। और अगर आप वीडियो को स्किप करके, मीन्स स्किप नहीं करना, या चैप्टर पहले समझ लो, उसके बाद आपको सरप्राइज़ तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, तो पहले चैप्टर को क्लियर करो, उसके बाद सरप्राइज़ पे जाना। ठीक है, अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपनी डाउट्स भी आप बता दीजिएगा जिससे कि मैं क्लियर कर दूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे भी बता दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए अगली। तो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आप उस पर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, कि आपको कोई और सिविक्स पे चाहिए, ज्योग्राफी पे चाहिए, साइंस पे चाहिए, मैथ्स पे चाहिए। ठीक है, वो आप बता दीजिएगा तो हम उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो अगली वीडियो आपकी डिमांड पर रहेगी, उसके बाद हम अपना चलते रहेंगे। तो हमें पता है 2 मंथ स्ट्रैटेजी में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 2 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा मार्च के एंड तक भी नहीं, मार्च के 28 तक, मार्च तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। हम सारी कोशिश कर रहे हैं, एक ही दिन में कभी कभी 2 वीडियो शूट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो गाइस पहले सबसे पहले आपको बता दो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स होता क्या है और डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो रिसोर्स मतलब होता है एक ऐसी चीज़, ठीक है, जो हमें नेचुरल से मिलती है, नेचुरल एनवायरमेंट थिंग, जो इससे हमें मेरी वैल्यूएबल एंड कैपेबल थिंग, हमारी अपनी ओन नीड्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, एनवायरमेंट थिंग दैट इज़ वैल्यूएबल एंड कैपेबल फॉर आवर नीड्स। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट आपको पता है मीन्स ग्रोथ होना। ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ होना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट, विकास जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम हमारी सारी नोट्स। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, बोर्ड पे पहले लिखूंगा। ठीक है, तो उससे आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि मैं बताता हूँ, मीन्स आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं, मीन्स मेन कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी आपको पूरे नोट्स देखने के लिए आपको हमारी लिंक पे जाना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और या तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो देखिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए रिसोर्स मैंने आपको बताया क्या होता है। तो देखो रिसोर्स जो होती है वो हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हमें ये हेल्प करती है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे वाटर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो अगर रिसोर्स है तो वो 3 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए। अब देखो अगर इकोनॉमिकली फिजिबल है तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल वो होता है मीन्स अगर कोई रिसोर्स है वो ज़मीन के नीचे है तो वो गुड होनी चाहिए। इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, मतलब हमें उससे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। मीन्स वो अच्छी रिसोर्स होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम निकालते हैं उसे, हम कुछ बनाते हैं तो वो हमें उससे फ़ायदा हो, ज़्यादा मनी आए, ठीक है। लेकिन हम श्योर नहीं होते हैं कि वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो हमें पहले से तो पता नहीं होता कौन सी रिसोर्स अंदर है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, हमारे डेवलपमेंट के लिए है या नहीं है, हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं है, ठीक है। हमें उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड होना चाहिए हमारे पास। देखो लैंड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के लैंड पे तो जाके खुदाई नहीं कर सकते। हमारे पास जब लैंड होगा तभी तो हम खुदाई लेंगे, या तो फिर हम उससे परमिशन ले, ठीक है, तब जाके कर सकते हैं। दूसरा हो गया नॉट श्योर अबाउट द मनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉट श्योर अबाउट मनी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, देखो अगर हमने रिसोर्स है उसे निकालने के लिए हमने उसमें मनी को इन्वेस्ट किया है, मीन्स हमने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है मनी को रिसोर्स निकालने में, तो हम लेकिन श्योर नहीं होते हैं ना कि उसकी अगर वो निकालेंगे तो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, वो हमारे लिए प्रॉफिट है या नहीं, ठीक है। तो हमें श्योर भी नहीं होते कि मनी जो हमने इन्वेस्ट कर लिया है वो हमारा इन्वेस्ट अच्छी तरीके से हुआ है, सही में अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हमारा लॉस हो चुका है। तो वो हमें नहीं पता है। तो हमारे पास उसका भी पता होना चाहिए कि मनी हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम नहीं होता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है ताकि हम दूसरी जगह कर सकें। दूसरा हो गया कल्चरली एक्सेप्टेबल, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, कहीं भी ले लो, कोई भी कल्चर से रिलेटेड कोई भी जगह है, ठीक है, वहाँ पे ले लो। अब उसके नीचे खुदाई है, उसके नीचे मीन्स मिनरल है, ठीक है, जैसे कि मंदिर मस्जिद या चर्च के नीचे मिनरल है, ठीक है। आप देखो वहाँ पे अब तुम आके तुरंत ही तो जाके खुदाई नहीं कर सकते ना, तुरंत नहीं कर सकते हो। जब वहाँ पे परमिशन लोगे, कल्चर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, कल्चर अगर परमिशन दे देता है तब आप वहाँ पे खुदाई कर सकते हैं ना, बिना कल्चर के परमिशन के तो आप खुदाई को नहीं कर सकते। तो वो हो गया कल्चरली एक्सेप्टेबल। फिर आता है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो नॉर्मल जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उससे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मेटल है, कोई दूसरा मिनरल है, ठीक है, कोई बड़ा मिनरल है, ठीक है, उससे निकालने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो वो हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए अगर हमें रिसोर्स निकालनी है, उससे प्रॉफिट अर्न करना है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स किन किन जगहों में, किन किन पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है। देखो ओरिजिन हो गया, एग्जॉस्टिबल हो गया, स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, ओनरशिप हो गया, ये चार हैं। अब देखो इन सब के भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज देखिए, ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बेसिस पे है। तो देखो ओरिजिन के बेसिस पे जो होता है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओनरशिप के बेसिस पे है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, चार हो गई। स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बेसिस पे भी है चार, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पे कितनी है, 2, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे कितनी है, 2, ओनरशिप के बेसिस पे हैं 4 और स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बेसिस पे हैं 4, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, इन सबकी लाइन टू लाइन मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि कौन से बेसिस पे होती है, ओरिजिन के बेसिस पे होती है, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे होती है, कम्युनिटी ओनरशिप के बेसिस पे होती है और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीफ में उनके बारे में कि होता क्या है। तो देखिए बायोटिक रिसोर्स वो होती है लिविंग मैटर एज अ रिसोर्स, मीन्स जो एनिमल और प्लांट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। फिर आता है एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि सन हो गया, लाइट हो गई, एयर हो गया, ये हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फिर हमारा आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए वो विच रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो रिसोर्सेज दोबारा से बन सकती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल, उसमें क्या आता है विच कैन नॉट बी रिन्यूड, मीन्स जैसे कि पेट्रोल हो गया। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 4 में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में कि जो फ्यूल है वो 2050 तक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से सब लोग बुलक कार्ट पे ही आ जाएंगे, फिर फ्यूल नहीं रहेगा तो कार नहीं चलेंगी। तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा उपाय है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसा लगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 18 to 35 जो यूथ पीपल हैं उनके लिए हम साइकिल को कंपलसरी कर दे, ठीक है, वो साइकिल से ही चले। जहां वो लोग लाखों की कार खरीदते हैं वो 1000 की, 10,000 की, 15,000 की एक अच्छी सी जो भी उनको अच्छी लगे वो साइकिल खरीद सकते हैं, जिससे कि पेट्रोल भी बचेगा और हमारा डेवलपमेंट भी होगा। और अगर साइकिल से चलते तो हमारे ह्यूमन बॉडी का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो 16 से नीचे पीपल हैं वो लोग बस से चलें और बाकी जो 35 से अबव हैं उनके लिए कार होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा 3000 ईयर तक की पेट्रोल एक्सटेंड हो सकता है। तो हमें ये कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, इंडिविजुअल में मीन्स हमारी ओन कार, ओन वॉच, ओन हाउस, ये सब जो होता है ये होता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स में, ठीक है। फिर आता है कम्युनिटी में होता है गार्डन, प्लेग्राउंड, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स में आता है।
फिर होता है नेशनल में। नेशनल में देखिए क्या आता है, रेलवे आ जाता है, हाईवे आ जाता है, और जो हमारा ओशन होता है, ओशन बॉर्डर से 19.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा नेशनल रिसोर्स में आता है। और इंटरनेशनल रिसोर्स में वो आता है जो हमारा ओशन बॉर्डर से 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा ओशन इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। तो देखिए इसे हम नॉर्मली ऑब्टेन तो कर सकते हैं, बट हमारे सफिशिएंट के लिए 19.2 सफिशिएंट होता है हमारी रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ। पहले आता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है विच इज प्रेजेंट बट नॉट यूज्ड। एग्जांपल में हम देखते हैं सोलर एनर्जी राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए ये पोटेंशियल रिसोर्स वो होती है जो आज के टाइम में प्रेजेंट है बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन नहीं यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स में। फिर आता है डेवलप रिसोर्स। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को जो हम यूज़ करते हैं वही डेवलप रिसोर्स है, जी हाँ वही डेवलप रिसोर्स है, ठीक है। एंड इन स्टॉक वी टेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड यूज इट एज अ फ्यूल, ठीक है। ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए जब आप वाटर में, और वाटर का फॉर्म क्या होता है H2O, H2O में से आप H निकाल लेंगे तो जो फ्यूल बचता है, जो तो फिर उससे जो फ्यूल बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। फिर आता है रिजर्व। वी आर नोइंग ऑल टेक्निक्स बट नॉट यूजिंग टू टेक इट आउट। हमें सारी टेक्निक पता है मिनरल निकालने के लिए, रिसोर्स निकालने के लिए, लेकिन हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं वो टेक्निक, बस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और वही होता है रिजर्व, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज विद ए ब्रीफ मीनिंग ऑफ दैट ऑल द पार्ट्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा रिसोर्स प्लानिंग एंड द डिप्लीशन ऑफ द। अब हम बढ़ते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अनइवनली एंड हैज क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स। सारी रिसोर्सेज यूज होती हैं, ठीक है, और सब की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब तो देखिए डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स कमी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस, क्राइसिस मतलब कमी होती है, ठीक है। तो एनर्जी में कमी होती है वो क्राइसिस आती है, एनर्जी क्राइसिस होती है। दूसरा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मीन्स देखिए रिसोर्सेज कुछ इन द फ्यू हैंड्स, मीन्स जो रिच पीपल होते हैं वो रिसोर्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है वो रिसोर्स को बाय नहीं कर सकते, इसलिए सबके पास रिसोर्स नहीं हो सकती, एक ये प्रॉब्लम है। फिर आता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब ये क्या होता है, ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है। मीन जब हम ओवर यूज़ कर लेते हैं किसी भी रिसोर्स का, ठीक है, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूल हमने ले लिया, ठीक है। फिर देखिए द लैक ऑफ द रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक डिक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अगर रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे यहाँ कम रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रिसोर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो देखो हैंस रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड एंड इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स ये इन्वॉल्व करती है। तो हम देखिए वही पढ़ेंगे अब 3 स्टेप्स। तो इससे पहले मैं बता दूं खड़े खड़े आपके लिए सारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि 30 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके पीछे मुझे ये सारे नोट्स लिखने पड़ते हैं, फिर इनको समझना पड़ता है, पहले समझो, ठीक है, फिर उसे बाद में नोट करो, ठीक है, मेन थिंग्स निकालो, फिर उसको इस पर उतारो, ठीक है, फिर आपके लिए नोट्स को बनाओ, फिर उसे अपलोड करो, ठीक है, और फिर खड़े खड़े वीडियो बना लो। तो गाइस इस बात पे अपने भाई के लिए एक तो लाइक कर दो ना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, बस आपको और क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, इतना तो कर ही दो, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे और पढ़ते हैं हम हमारे द रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। उनका हमें रिकॉर्ड होना चाहिए रिसोर्सेज का कि हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, सच एज उनका मैपिंग करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, कितना एस्टिमेट आया, कितना मेजरमेंट हुआ, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है रिसोर्स प्लानिंग में। दूसरा आता है डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि देखो विद प्रॉपर स्किल, हमारे पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजिक होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए ताकि हम उस रिसोर्स को, उस रिसोर्स प्लानिंग को, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। फिर आता है थर्ड पे द कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान,
ठीक है। तो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसे हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ठीक है। तो हमें उससे पता चलता है कि तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग होती है कि हम आज के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, बाद के लिए भी यूज़ कर ले, मीन्स अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम आएंगे लैंड के ऊपर, ठीक है। आखिर लैंड किन किन जगहों में बटा है, ठीक उसमें बटा है, ठीक है। एक हो गया प्लेन, एक हो गया माउंटेन और एक हो गया प्लेट्यू। लैंड जो है 3 चीज़ों में बटा है, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि लैंड में, प्लेन में क्या होता है, प्लेट्यू में क्या होता है, माउंटेन में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो गाइस हम लोग को देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं लैंड रिसोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम लैंड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो लैंड रिसोर्स जो इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है। तो पहले आप यहाँ एक पाई चार्ट देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है 27% है, 30% है, 43% है। अब देखो तो 43% वाला है वो है हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया। फिर यहाँ पे आता है 30% वो है हमारा प्लेट्यू, और फिर 27% जो है वो है हमारा 27% जो है वो प्लेट्यू है और 30% हमारा जो है माउंटेन है, ठीक है। 30% हमारा माउंटेन है और 27% प्लेट्यू है और 43% हमारा प्लेन एरिया है। अब देखो प्लेन एरिया में कौन कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आती है प्लेन एरिया में, ठीक है। ये हो गया। फिर हम आते हैं माउंटेन में। माउंटेन में हमारे रिवर आ गया, टूरिज्म आ गया, ठीक है, इकोलॉजिकल वाला आ गया, ठीक है। ये सब हमारा जो पार्ट्स हैं वो आते हैं माउंटेन में। प्लेट्यू में जो आता है वहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो जो लैंड होता है इट कंप्राइजेस ऑफ द फॉरेस्ट होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कुछ लैंड होता है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होता है। फैलो लैंड होता है, मीन्स जो थोड़ा 1 साल कल्टीवेट किया उसके बाद 8-10 साल उसे छोड़ दिया, तो वो होता है फैलो लैंड। और फिर होता है नेक्स्ट जोन एरिया। नेक्स्ट जोन एरिया वो होता है जितना भी कल्टीवेशन होता है, टोटल कल्टीवेशन जो होता है उसे हम कहते हैं नेट जोन एरिया, ठीक है। फिर देखो लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। लैंड जो है वो पैटर्न्स यूज करती है इंडिया में, ठीक है। हाँ, और फिर आता है हमारा जो टोटल ज्योग्राफिक एरिया इंडिया का, ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा टोटल ज्योग्राफिक एरिया है इंडिया का, ठीक है। फिर देखो फॉरेस्ट लेस देन द डिजायर्ड वैल्यू। फॉरेस्ट जो है इंडिया में जितनी डिजायर्ड वैल्यू होनी चाहिए ना, जितनी होनी चाहिए फॉरेस्ट की, उससे भी कम है फॉरेस्ट, ठीक है। और उसमें से देखो देयर आर 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड। 130 मिलियन हेक्टेयर में डिग्रेडेड लैंड इंडिया में है, जिसमें कि 28% फॉरेस्ट है, 56% इरोडेड लैंड है, ठीक है, और 16% सैलाइन या अल्कलाइन डिपॉजिट है, ठीक है, और पूरा ऐसे में निकल जाता है। तो देखो 33% से भी कम इंडिया में फॉरेस्ट है, ये हाल है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारे लैंड रिसोर्स। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने यहाँ तक पढ़ा, प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है, प्लेट्यू होगा, ये सब पढ़ गया। अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन जो होगा इसका हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन सच एज, देखो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर माइनिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ये सब चीजें से लैंड डिग्रेडेड होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो गई मीन्स जितने ग्रेजिंग करने के उससे ज्यादा ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ओवर माइनिंग हो जाती है, ओवर इरिगेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे फिर हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन, इसे हम कंजर्व कैसे करें, कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है ना, तो इसे कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो देखो उसके लिए रास्ता है एफॉरेस्टेशन, मीन्स हम और पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, मीन्स हम और पेड़ लगा सकते हैं। कंट्रोल ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग जो ओवर ग्रेजिंग हो रही तो उसे हम कंट्रोल कर लें, माइनिंग को कंट्रोल कर लें जो ओवर माइनिंग हो रही थी, और हम क्या कर लें मैनेजिंग वेस्टलैंड जो भी है उसे हम अच्छी तरीके से मैनेज करें कि एक जगह पे वेस्टलैंड बनाना चाहिए, हर जगह नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो उसके बाद हमारा आता है सॉइल। अब देखो सॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर ये ले लेती है, मिलियन साल, लाखों साल ले लेती है ये सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ में सॉइल बनाने के लिए। फ्यू सेंटीमीटर में से 1-2 सेंटीमीटर या बहुत ही कम ही सेंटीमीटर में बनने में, सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसीलिए इसका फैक्ट, अब देखो इसके जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो जैसे कि सॉइल बन जाती है तो उसके फैक्टर जो है वो है हमारे, देखो रिलीफ फीचर वहां का कैसा है, पेरेंट रॉक कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, और चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, एक्ट ऑफ रनिंग वाटर मीन्स वाटर कैसे बह रहा है, ज्यादा तेज बह रहा है, धीमा बह रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके सॉइल के बनने के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन पे। सॉइल देखो 6 टाइप के होते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल, रेड येलो सॉइल, रेड सॉइल, एडिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, अब हमने ये क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया कौन कौन से सॉइल होते हैं। अब हम चलिए इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है, ठीक है, इंडिया में। अब देखो ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। इट इज रिपोजिटेड बाय इंडस गंगा। इंडस गंगा से ये डिपोजिटेड होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ, देखो महानदी में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है और कृष्णा रिवर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके भी 2 टाइप होते हैं, बंगाल एंड खादर। बंगाल जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, अब कैसे पहचानें, देखो बंगाल में होता है इसमें कंकेन नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो खादर होता है वो उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोई पूछे कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो बंगाल अगर पूछे कैसे पहचाने तो बोल दो उसमें कंकेन नोड्यूल्स होते हैं। खादर कोई पूछे कैसे पहचानते तो उसमें बोल दो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। खादर न्यू एलुवियल सॉइल होता है और बंगाल ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। फिर हमारा आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, मीन्स ब्लैक सॉइल और ब्लैक क्ले सॉइल। ठीक है, तो देखो ये मेनली कॉटन के लिए ग्रो होता है। कॉटन इसी में ग्रो किया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है रेड येलो सॉइल। अब देखो इसमें क्या है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि इट डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे। इग्नियस रॉक जो कि 3 होते हैं रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। तो ये इग्नियस रॉक पे डेवलप करता है। ठीक है, ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, कौन सा, रेड येलो सॉइल। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। और ये येलो तब होता है, देखिए इसका नाम क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। पहले तो ये रेड होता है, लेकिन जब ये येलो होता है तब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तब ये येलो सॉइल येलो लगेगा, और नहीं होगा तो फिर ये रेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 4th सॉइल पे, एंड दैट इज लेटरेट सॉइल। देखिए द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। लेटरेट सॉइल में क्या होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू दी हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। जहाँ पे लेटरेट सॉइल के लिए वो बहुत ही सुटेबल भी होता है, क्योंकि देखिए फॉर सुटेबल इट इज़ फॉर कल्टिवेशन विद एडुकेट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, एडुकेट मैन्योर और जहाँ पे फर्टिलाइजर होता है उसके लिए ये सुटेबल है, उसके लिए ये लेटरेट सॉइल सुटेबल होता है। और बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टी एंड कॉफ़ी के लिए। और टी कॉफ़ी कहाँ पे यूज़ होती है, कहाँ पे फाउंड होती है, तमिलनाडु, केरला, असम, और उसके लिए बारिश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरला एंड असम में टी एंड कॉफ़ी पाई जाती है। फिर हमारा आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल देखिए ये रेडिश ब्राउन और हाई सॉल्ट होता है। देखिए रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसमें सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्टी होता है। तो देखिए राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में जो पाया जाता है वो सैंडी होता है और लेस ह्यूमस ऑफ मॉइस्चर होता है उसमें। ठीक है, लेस ह्यूमस होता है और उसमें, और वो सैंडी होता है। कौन सा सॉइल, एरिड सॉइल, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। फिर हमारा आता है द लास्ट सॉइल, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। ये भी राजस्थान में ही पाया जाता है। तो देखिए लेकिन एसिडिक विद ह्यूमस कंटेंट इन स्नो इज लो। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट देखिए एसिडिक विद ह्यूमस कंटेंट इज लो इन स्नो। ठीक है, तो देखिए इसका जो ह्यूमस कंटेंट होता है, जो एसिडिक ह्यूमन कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, कहाँ पे, स्नो में, क्योंकि स्नो जो थी कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज। एग्जांपल ले लें, हिमालय में देखिए ज़्यादातर सब स्नो से ही कवर है ना, तो वहाँ पे इसका एसिडिक कंटेंट जो है वो लो होता है। और ये लोमी एंड सिल्टी होता है। कहाँ पे, अगर वैलीज़ पे अगर आप देखेंगे, जब ये पाया जाएगा वैलीज़ पे, तो वहाँ पे आपको लोमी एंड सिल्टी सॉइल मिलेगा। ठीक है, और ये कोर्स एंड ग्रेन अपर स्लोप्स पे। ठीक है, अपर स्लोप्स पे देखेंगे तो आपको कोर्स एंड ग्रेन मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए सॉइल इरोजन देखिए बेसिकली क्या होता है। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल ओवर ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। ठीक है, तो देखो जो टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है उसका रिमूवल मीन्स उसका हट जाना। ठीक है, टॉप फर्टाइलिटी ओवर ड्यू टू रीजन्स लाइक वेरियस रीजन्स, जो कि अन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, कि फर्टाइल सॉइल की जब ऊपर की लेयर जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। कैसे, देखिए जैसे कि बहुत तेज़ हवा आ गई तो रिमूव हो गई। ठीक है, वाटर हो गया या ग्लेशियर से हो गया। ठीक है, तो आपका वो टॉप फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाती है। और देखिए तो सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन, सॉइल इरोजन, जो कि दोनों एक दूसरे पे बैलेंस्ड होते हैं। और ये बैलेंस को डिस्टर्ब कौन करता है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करती हैं।
क्यों, कैसे? दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। मीन्स जो डिफेक्टिव चीज़ें होती है, डिफेक्टिव मैनर्स होते हैं, जो डिफेक्टिव वेज होते हैं फार्मिंग के, उस तरीके से उससे हमारा सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, एंड दैट इज द सॉइल कंजर्वेशन जो होता है वो देखिए उसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो होता है कॉन्टूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्स और एक्सेट्रा। और जो मेथड्स होते हैं उन सबसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ठीक है, ये होममेड बेल आइकन है मेरा। ठीक है तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे बेल आइकन को, और बेल आइकन वाला ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आपको अब बताता हूँ जो सरप्राइज़ है। ठीक है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स में आने के 99% चांसेस हैं, वो आपको मिलेंगे हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो अभी कुछ ही दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सरप्राइज इस चैप्टर का। ठीक है, और बाकी आपको जैसे कि पता है कि अब हम और नई रिवीजन सीरीज़ भी ला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है, कोर्स ख़त्म होती हमारी रिवीजन सीरीज़ आएगी। जी हाँ गाइस, ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। और अगर वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा फैला सके उतना फैला दो, और अपने भाई को जल्दी से उसकी फैमिली बढ़ा दो, और हमारी एक पूरी अच्छी सी बड़ी सी फैमिली हो जाए, और जिसका नाम होगा एडुकेटेड फैमिली। जी हाँ गाइस, तो चलिए तब तक जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही टाबा मचाते रहो, फोटे रहो भाई, फोटे रहो।